जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। ये हमारे अधिकतर जो भगवान हैं वो म्यूजिशियंस हैं। कृष्ण भगवान बांसुरी लेके खड़े, वो तो बांसुरी बजा रहे हैं। हमारे नारद जी जो हैं वो एक तारा बजा रहे हैं, माँ सरस्वती वीणा बजा रही है, शंकर भगवान डमरू बजा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, गणपति पखावज लेके बैठे। तो जब हमारे भगवान ही सब म्यूजिशियन हैं तो म्यूजिक से नहीं जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे? हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश। यश मतलब फेमस हो जाना, अपयश मतलब बदनाम हो जाना, सब भगवान के हाथ है। तो फिर धर्म के नाम में इतना राजनीतिकरण क्यों? धर्म के में राजनीति नहीं है। धर्म में देश की एक शक्ति होती है जो अलग अलग धर्मों में बटी होती है। जैसे हमारे देश का नाम है हिंदुस्तान, तो जब हिंदुस्तान है तो हिंदुओं का तो हुआ ना। मुझे आप थोड़ा अनुमति दीजिए, मैं कितना खुल के सवाल पूछ सकती अच्छा, मैं तुमको पूरी अनुमति देता हूँ कि तुम जो भी पूछो खुल के पूछो। हूँ? अगर कल बीजेपी का टिकट आपको दिया जाता है तो? आई के गुजराल जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारे चाचा ससुर थे, मेरी पत्नी गुजराल फैमिली से, तो हमारे यहाँ बहुत संबंध रहा पॉलिटिशियन से, आज भी है। मोदी जी से बहुत प्यारी जान पहचान है, अमित शाह जी से बहुत अच्छी है, राजनाथ जी से बहुत अच्छी है, योगी जी से, सबसे है। आपको किशोर कुमार के साथ बहुत तुलना किया जाता है। मुझे बहुत पसंद है किशोर कुमार, उनका जो गाना है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं किशोर कुमार जी के गाने भी गाता हूँ। और आपका रिलेशन बहुत मशहूर रहा जगजीत साहब के साथ बहुत प्यारा रिश्ता। वो मुझे कहते थे भजन जलोटा, मैं उनको कहता था गजल सिंह। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। मैं बिग बॉस में भी जाता हूँ। 16 लोगों को 4-5 महीने साथ में रहना है। 16 लोग और कोई चेहरा नहीं देखेंगे इतने समय, वही 16 चेहरे एक दूसरे को देख रहे हैं। लड़ाइयाँ तो पक्की होनी है। और मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है बिग बॉस लोगों को झगड़ा करना सिखा रहा है। हाँ, सिखा रहा है बिल्कुल। तो उसके अच्छी अंदर बात तो जो लड़ाई नहीं बिल्कुल, है। मैंने कब कहा कि वो बहुत अच्छा शो है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बहुत खूब। ये जो लगन की बात हो रही है ना, ये लग्न है क्या? ये लग्न जो होता है वो तो अलग चीज है। आप समझ गए मैं कहाँ जा रही हूँ? ये है लगन, प्रेम मोहब्बत। अब लगन की बात करें। पहली शादी हुई थी, वो बहुत अच्छी वो सिंगर है, उनका नाम है सोनाली। 8 साल हमारे साथ रही। 8 साल के बाद कुछ ऐसी बातें हो गई कि हम दोनों ने डिवोर्स ली। मेरे पिताजी की एक शिष्या थी, मेरे पिताजी ने कहा तुम इससे शादी कर लो। मैंने कहा ठीक है, हमने करी। वो 1 साल में हम इतना परेशान हो गए, कुछ नहीं बनी। तो 80s में नॉर्मली डिवोर्स नहीं होता था, एक ही साल में इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया जाता था। ये आज आके सबसे बड़ा मैं तो प्रॉब्लम के हिसाब से ही देखती हूँ। बट आपका मतलब लाइफस्टाइल अगर देखा जाए तो बहुत फॉरवर्ड लाइफ जिया है आपने। वो आज भी है, क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत होता है उस टाइम पे। मेरा बहुत फॉरवर्ड है, क्योंकि मैं अगर ये देखता हूँ कि पति पत्नी अगर खुश नहीं है तो उनको अलग हो जाना चाहिए। एक दूसरे की जिंदगी को क्यों परेशान करना? कोई भी गाना से शुरू करें। गाने से शुरू करें। जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक,
तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक। क्या बात है। आप भजन गायक हो, उसके बाद आपने गज़ल भी बहुत गाए, प्लेबैक सिंगर भी हैं आप, हाँ, बॉलीवुड फिल्मों गाने में भी भी बहुत गाए। सारे गाए, लेकिन आपने ज़्यादा इंटरेस्ट भजन पे ही दिया। मुझे भजन में ज़्यादा मज़ा आता है गा के, क्या मुझे हो पसंद सकता है। है इसका कारण? मैं समझता हूँ कि जो पसंद आए वो करो। मुझे भजन गाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं भजन ज़्यादा गाता हूँ। उस दौरान का रिकॉर्डिंग जो होता था, मैंने कहीं पे देखा कि 1 टेक होता था, नहीं, 1 टेक नहीं, ऑल टुगेदर। कोरस, 100 म्यूजिशियन, ओहो, 20 कोरस, सिंगर्स, सब एक साथ गाते थे। आज ऐसे होता ना, कोरस की डबिंग करा ली, फ्लूट प्लेयर को बुला के डबिंग करा ली, नहीं, सब एक साथ। तो एक साथ ही करते थे और एक साथ ही वो ओके होता था। अगर एक किसी ने मिस्टेक किया तो फिर से टेक होती थी। शुरू से। हाँ। तो आज अगर आप देखोगे इतना टेक्नोलॉजी आ गया है, 1-2 वर्ड्स का एक गाएंगे और उसको जोड़ के एक पूरा गाना बनाते हाँ, हैं। हाँ। ये देख के कैसा लगता है आपको? उसको आप टैलेंट मानते इसका हैं? भी फायदा है। इसका फायदा ये है कि एक सिंगर एक दिन में 4-4, 5-5 गाने रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन वो असली टैलेंट नहीं हुआ ना, ऐसा भी मैंने बहुत सारे। नहीं, इसको भी टैलेंट कहते हैं, ऐसा टैलेंट। वो कोई मशीन आपको गाना थोड़ी गवा देगी, गाना तो खुद गाना पड़ेगा। उसमें आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट जोड़ सकते हैं, गाना तो सिंगर को गाना पड़ेगा। तो इतना फ़ायदा होता है कि एक दिन में आप ज़्यादा गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे भजन गायक है, गायिका, लेकिन उनमें से आप भी इतना मशहूर बने भजन क्षेत्र में, क्या हो सकता है इसका कारण? इसका कारण ये है कि मैं भजन बड़ी अच्छी तरह गाता हूँ। थोड़ा आपका ये जो संगीत तरफ जो आपका लगाव है, उसके बारे में थोड़ा हमें बता दीजिए। संगीत का जो लगाव है ये मेरे अपने परिवार से मिला है। मेरे पिताजी क्लासिकल सिंगर थे, शास्त्रीय संगीत गाते थे, राग गाते थे, भजन गाते थे। तो मैंने उनसे सीखा। जब मैं 7 साल का था तब से मैं स्टेज पे गा रहा हूँ। तो मैं पिछले करीब 65 ईयर्स से स्टेज पे गा रहा हूँ। सोचिए क्या चेंजेस है अगर 65 इयर्स का एक्सपीरियंस को देखा जाए तो? कोई चेंज नहीं है। पहले भी लोग ऐसे सुनते थे, आज भी ऐसे सुनते हैं, और मुझे पता है कल भी ऐसे सुनेंगे, क्योंकि हमारे भजन गज़ल इसकी पोइट्री बहुत अच्छी होती है। अब देखिए ये जो भजन है इसको लोग कितने बरसों से सुन रहे हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। क्या बात है। जब हम संगीत की बात करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग जगह से जब आते हैं तो उनका एक्सेंट का प्रॉब्लम होता है। हाँ, उच्चारण सही होना मुझे जहाँ तक लगता है भजन में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती होगी। मैं वो उच्चारण उनका सही करा देता हूँ। वो कैसे हो सकता है? जब मैं उनके सामने बैठता हूँ, सिखाता हूँ, तो उनका एक एक शब्द मैं ठीक करा देता हूँ। जैसे एक लाइन तुम गाओ, मैं उसको ठीक करा दूंगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक तो बहुत अच्छा गाया तुम, बिल्कुल ठीक गाया। मैं इसको अपना प्रशंसा समझूंगी। प्रशंसा है तुम्हारी। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से, बॉम्बे से बाहर के होंगे, उनको भी भजन में उसी प्रकार से लगाव होगा। क्या बहुत। करना चाहिए उनको अगर भजन में आना है तो? बहुत लगाव है, और वो आ रहे हैं, मेरे मिशन में आ रहे हैं। मेरा मिशन है मिशन 500, यानी मैं 500 भजन के सिंगर्स तैयार कर रहा हूँ पूरी दुनिया में, 500।
और ये जो 500 सिंगर हैं वो सारी दुनिया में गाएंगे और आनंद करेंगे, मज़ा करेंगे। कोई अमेरिका में रहता है, कोई इंग्लैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अफ्रीका में, कोई मॉरिशस में, कोई फिजी में, कोई न्यूजीलैंड में, सब भजन गाते हैं। और वो सब भजन इसलिए गाते हैं कि हमें अच्छी चीज़ें गानी हैं, अच्छे विचार मन में लाने हैं। किसी को कभी चीट नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना, प्यार बांटना है। प्यार बांटो तो इंसान अपना हो जाता है, प्यार नहीं बांटो तो इंसान दूर दूर रहता है। इसलिए प्यार बांटो, इंसान नज़दीक आ जाता है। आज मुझे बहुत खुशी है कि तुम आई हो हमारे घर। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, प्रशंसा। तो मैं तुम्हारे नाम की भी प्रशंसा कर रहा हूँ। बिल्कुल। और तुम खूब अच्छा काम करो, जीवन में खूब तरक्की करो। शुक्रिया सर। आपके मिशन 500 के सदस्य बनना चाहते हैं तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आओ एक गाना गाओ मेरे साथ और मैं तुम्हें मिशन 500 में प्रस्तुत कर दूंगा। सारी दुनिया में तुम्हारा गाना पहुंच जाएगा। उसका कुछ एज ग्रुप? ना कोई एज है, ना कोई ग्रुप है, ना कोई जेंडर है। आप बस गाइए अच्छी तरह और आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम हो, भक्ति हो। बहुत शुभ। आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये हारमोनियम हो या फिर तानपुरिया हो, उतना यूज़ में नहीं होता है। कम यूज़ होता है, लेकिन वही यूज़ करते हैं जो इसको बजा पाते हैं। सब बजा भी नहीं पाते। ये हारमोनियम मेरा बड़ा भाई है जी। ये 75 साल पुराना है, मुझसे 3 साल आपसे बड़ा भी है। बड़ा। जी। 3 साल बड़ा है। तो मैं इस हारमोनियम को बहुत प्यार से रखता हूँ, बजाता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे दिया था क्योंकि पिताजी इसको बजाते थे। तो मैं जब भी ये बजाता हूँ तो मुझे लगता है मैं पिताजी के साथ बैठा हूँ। संगीत और भक्ति को बहुत जोड़ के देखा जाता है। इसलिए जोड़ के देखना चाहिए इसको कि हमारे अधिकतर जो भगवान हैं वो म्यूजिशियंस हैं। कृष्ण भगवान बांसुरी लेके खड़े, वो तो बांसुरी बजा रहे हैं। करेक्ट। हमारे नारद जी जो हैं वो एक तारा बजा रहे हैं। माँ सरस्वती वीणा बजा रही हैं। शंकर भगवान डमरू बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। गणपति पखावज लेके बैठे। तो जब हमारे भगवान ही सब म्यूजिशियन हैं तो म्यूजिक से नहीं जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे? क्या ऐसा मानना चाहिए कि अगर हम भक्ति आराधना ज़्यादा करते हैं तो भगवान को हम खुश कर सकते हैं? ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, भक्ति आराधना असली होनी चाहिए। आप सारा दिन अगर पूजा कर रहे हैं और वो मन से नहीं कर रहे हैं और आप 1 मिनट पूरी तरह भगवान के चरणों का ध्यान करके कर रहे हैं, ये ज़्यादा पावरफुल है। आप पूजा कैसे करते हैं? मैं पूजा गाना गाते गाते करता हूँ। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ये मेरी पूजा होगी। कितने मिनट का होगा ये? चाहे आधा मिनट, लेकिन पूरी तरह ध्यान वहाँ था। जिस वक्त गाते हुए मुझे ये भी ध्यान नहीं था कि प्रशंसा बैठी हुई है। आई वॉज टोटली देयर। ये भगवान को चाहिए। ऐसा क्यों होता है सर कि बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी सफलता मिल जाता है और वो बहुत ये भी मानते हैं कि भगवान के कैसे बोलते हैं उसको, आशीर्वाद मिला है मुझे, जो आप भी बहुत मानते हो। एक पंक्ति है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये चीज़ें ईश्वर के हाथ में है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश। यश मतलब फेमस हो जाना, अपयश मतलब बदनाम हो जाना। जी। सब भगवान के हाथ है। मैं एक ब्राह्मण घर में पैदा हुई हूँ। आम सी बात है कि जो मैंने मेरे पेरेंट्स को देखा वही सीख के मैं एक हिंदू धर्म की हो गई। तो फिर इतना धर्म के नाम पे हम बहुत सारे मतभेद। आप जहाँ जन्म आपने लिया है वही धर्म आपको अपनाना है। जिसका मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ है उसको इस्लाम की सेवा करनी है, क्योंकि हमें जो धर्म अपने परिवार से मिला
हमें उसको अपनाना है, उसकी सेवा करनी है और उसको बहुत आगे बढ़ाना है। क्योंकि हमको ईश्वर ने अगर कहीं पर किसी घर में पैदा किया है तो ये सोच के किया है कि ये यहाँ पर इसकी प्रथा को, परंपरा को आगे बढ़ाएगा। मुझे संगीत के परिवार में जन्म दिया। अगर मुझे किसी इंडस्ट्रीज के घर में जन्म देता तो मैं कलाकार एक आध इंडस्ट्री बना देता और उनकी, वैसे भी आप बनाए हैं। हैं। लेकिन मुझे कहाँ जन्म दिया? संगीत में। तो मैं संगीत में काम कर रहा हूँ। तो फिर धर्म के नाम में इतना राजनीतिकरण क्यों होता है? धर्म के में राजनीति नहीं है। धर्म में देश की एक शक्ति होती है जो अलग अलग धर्मों में बटी होती है। जैसे हमारे देश का नाम है हिंदुस्तान, तो जब हिंदुस्तान है तो हिंदुओं का तो हुआ ना। पाकिस्तान, पाक, मुस्लिम वो मुस्लिम का हुआ। लेकिन जिसका नाम ही हिंदुस्तान है वो तो हिंदुओं का है ना। लेकिन यहाँ सब रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं और अपने जीवन को सुंदरता से चलाते हैं। किसी को मना नहीं है कि तुम मस्जिद ना जाना, तुम चर्च मत जाना, तुम गुरुद्वारे मत जाना। सब जाएंगे, अपना अपना काम करेंगे। लेकिन नाम क्या है देश का? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। आपको नहीं लगता धर्म हमें एक दूसरे से बांट रहे हैं? बिल्कुल नहीं, धर्म तो एक दूसरे से जोड़ता है। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म ये कहता है कि पूरा विश्व जो है वो एक कुटुंब है, ये पूरा विश्व एक परिवार है। हम तो कोई मस्जिद पढ़ती है तो सर झुका देते हैं, तो रास्ते में कोई गुरुद्वारा पढ़ता है तो सर झुका देते हैं, चर्च होता है तो सर झुका देते हैं। हम सब कुछ अपनाते हैं। इसी बात पे मुझे एक चीज़ याद आ रहा है, आपने भगवत गीता को उर्दू भाषा में, हाँ जी हाँ, सही बोल अमर रही हूँ ना? जलालवी एक बहुत अच्छे शायर हैं। उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है भगवत गीता को। अब मैं आपको उसका पहली दो पंक्तियां प्लीज सुनाता सर, हूँ। प्लीज। नहीं तो वो तो संस्कृत में है, लेकिन देखिए। धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। उन्हें भी थी ख्वाहिश कि दुनिया है क्या, अंधेरा है क्या और उजाला है क्या। धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। कितना अच्छा लिखा है। इसका मुझे थोड़ा आप एक्सप्लेन भी कर दीजिए। धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, बिल्कुल। और उन्होंने पूरी जो महाभारत की लड़ाई थी वो बंद आंखों में, संजय ने उनको एक एक कथा सुनाई कि अब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो वो ऐसा नहीं कि जानना नहीं चाहते थे दुनिया को, वो भी दुनिया को जानना चाहते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे। बहुत खूब। जब भगवत गीता की बात हो ही रहा है तो सबसे पावरफुल मैसेज, हाँ, सबसे पावरफुल मैसेज भगवत गीता का ये है, कर्म करो। इच्छा तो सब करेंगे, फल का इंतजार मत करो। ओहो, कर्म करते चलो। फल जो है वो तुम्हारे इकट्ठा हो रहे हैं, एक टोकरी में कलेक्ट हो रहे हैं। तुम्हारे कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलेगा। जैसे मैं पिछले 65 साल से भजन गा रहा हूँ। मुझे जीवन में बहुत अच्छा जीवन दिया है भगवान ने। और जैसे ही मैं 70 साल का हुआ, जो मेरी लास्ट इनिंग है, थर्ड इनिंग है, तो मुझे कितना सुंदर घर दिया। तुमने देखा ना घर? हाँ, दिस इज माई लास्ट इनिंग, थर्ड इनिंग। थर्ड इनिंग में मुझे उसने, भगवान ने स्वर्ग दे दिया रहने के लिए। लास्ट इनिंग आपने क्यों बोला? क्योंकि थर्ड इनिंग है। थर्ड इनिंग 20 साल की भी हो सकती है, थर्ड इनिंग 30 साल की भी हो सकती है, लेकिन इसके बाद 100 साल के बाद थोड़ी होनी है भाई। फर्स्ट इनिंग थी, 7 साल से मैंने गाना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो 7 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक मेरी फर्स्ट इनिंग थी। 30 साल में मेरा बहुत नाम हो गया। तो 30 से 70 तक कौन सी हुई? सेकंड इनिंग हुई,
मैंने खूब दुनिया में काम किया, खूब मज़ा किया। और अब जो 70 के बाद ये थर्ड इनिंग मिली है, ये भगवान ने कहा जाओ मज़े करो, तुमको ऐसा घर देता हूँ, समुद्र के ऊपर रहो। मेरा सवाल यही था कि किसी को फल बहुत जल्दी प्राप्त होती है और कुछ लोगों का बिल्कुल पूरा ज़िंदगी में नहीं मिलती। ऐसा ये बिल्कुल नहीं मतभेद क्यों होता है, भगवान की नज़र से? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे तुमको अगर सोचो कि तुमको कुछ नहीं मिला, तो मेरे सामने बैठ के इंटरव्यू कैसे ले रही हो? क्या ये फल नहीं है? जी, या ये कोई सज़ा है? क्या है ये मैं बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स की तरफ से सवाल रख रही हूँ। ये फल मिला ना कि तुम यहाँ आई, मैं तो मानती हूँ मुझे बहुत फल मिला तुमको है। ये फल मिला। लेकिन जिनको नहीं मिला, उनको सोचना चाहिए कि फल क्या चीज़ है। फल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि तुम्हारे पास एक हेलीकॉप्टर हो और एक कार हो और एक फ्लैट हो। तुम्हारे अंदर खुशी है कि नहीं? हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है अंदर दुखी है। और उनको पैरालिसिस है, वो कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते। मैंने एक और चीज़ बहुत नोटिस की, मैक्सिमम जितने भी बहुत सक्सेसफुल लोग हैं ना जिनको मैं मिलती हूँ, वो एक पॉइंट पे जैसे आप बोल रहे हो थर्ड इनिंग में आ गए आप, थर्ड इनिंग में आते आते वो बहुत दुखी हो जाते हैं ज़िंदगी से। पूरा ज़िंदगी उनका भागदौड़ में बीत जाता है, उनको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये करते करते जैसे वो थर्ड इनिंग में आ जाते हैं तब फिर उनको लगता है कि ये सब मोह माया है। आपका क्या मानना है इसमें? थर्ड इनिंग में आके एक एक पल का आनंद लेना है। क्यों लेना है? कि शायद कल ना हो सकता है कल आँख ही ना खुले। तो आज हम हैं ना, तो आज पूरा मज़ा ले लो। हम तुमसे कितनी अच्छी तरह मिले, बिल्कुल। कितनी अच्छी बातें की हम लोगों ने, कितने अच्छे डिसाइड किया हम कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, कहाँ पे बैठ के हम शूट करेंगे, सब तय हुआ ना। ये तो आपका स्वभाव है, कितना प्यार। सबके साथ आपका ऐसा ही हाँ, है, ये अब मैंने देखा। ये इसलिए है कि मैं ये सोचता हूँ कि आज का दिन है हमारे हाथ में, इसका मज़ा ले लो। यही हम तुमको भी सिखाएंगे कि हमेशा ये सोचो कि कल का पता नहीं है। जो काम करने हैं आज कर लो, जो आनंद लेना है वो भी आज ले लो। आप क्या मानते हैं, आपका मेहनत के कारण आज आप जहाँ हो उसका फल है या आप लकी हो? किसको श्रेय देते हैं? मेहनत है, ईश्वर ने देखा कि ये इतनी मेहनत करता है तो इसकी किस्मत थोड़ी अच्छी कर देते हैं। किस्मत भी तो वही लिखता है ना। तो उसने मेरी किस्मत में सब अच्छा लिख दिया कि जाओ मज़े करो, दुनिया भर घूमो, आनंद करो, और एक इतनी प्यारी सी प्रशंसा आएगी तुम्हारा इंटरव्यू लेने, उसका स्वागत करो। ठीक है, मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। मुझे आप थोड़ा अनुमति दीजिए, मैं कितना खुल के सवाल पूछ सकती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा अपना उम्र का लिहाज भी रखना अच्छा, है। मैं तुमको पूरी अनुमति देता हूँ कि तुम जो भी पूछो खुल के पूछो। सबसे पहले तो मुझे ये भी जानना था कि आप राजनीतिक क्षेत्र पे कितना इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि मैंने देखा जब मैं आपके बारे में अध्ययन कर रही थी, आप बहुत जुड़े हुए हैं। सबसे जुड़ा हूँ, यही नहीं, मैं इंदिरा जी से भी जुड़ा हुआ था, क्या बात है! मैं अटल बिहारी जी से जुड़ा हुआ आप था, थोड़ा हमें वो किस्सा बता लाल दीजिए। बहादुर शास्त्री जी से जुड़ा हुआ था, चंद्रशेखर जी से, आई के गुजराल जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारे चाचा ससुर थे, मेरी पत्नी गुजराल फैमिली से। तो हमारे यहाँ बहुत संबंध रहा पॉलिटिशियन से, आज भी है। मोदी जी से बहुत प्यारी जान पहचान है, अमित शाह जी से बहुत अच्छी है, राजनाथ जी से बहुत अच्छी है, योगी जी से, सबसे है। मोदी जी के आपका जो मीटिंग रहा उसके बारे में थोड़ा सुनना मोदी चाहती जी से मैं 40 साल पहले मिला था, हूँ। करेक्ट, जब वो सीएम भी नहीं थे। तब वो कुछ नहीं थे, तब वो केवल कार्यकर्ता थे, बीजेपी के प्रभारी उसको बोलते हैं। जी। मैं उनको नहीं जानता था, वो मुझे मंच पे मिलने आए थे, उन्होंने आके मुझे हार पहनाया था जी। और मुझसे कहा कि मैं आपका संगीत बहुत सुनता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा था आपका नाम क्या है? कहते मेरा नाम है नरेंद्र मोदी।
मुझे वो बहुत प्रभावशाली लगे थे, बहुत प्रभावशाली। 40 साल पहले। 40 साल। और तब से मेरी उनकी जान पहचान, तब मैं जब सीएम बने तब भी मैं उनके पास गया, जब से वो पीएम बने हैं मैं कई बार उनको मिला हूँ, मेरे कई बार कार्यक्रम में आए हैं। अभी फिर 2 अक्टूबर को मेरा कार्यक्रम रखा गया है दिल्ली में, उसमें भी वो आएंगे। 40 साल के दौरान में आपने उनके व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन देखा? बहुत उनके अंदर निष्ठा जागृत हुई है। वो जैसे ही प्रधानमंत्री बने उन्होंने पहली बात कही थी कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। क्या बात है। मैं आप लोगों की सेवा करने आया, और आज तक वो सेवा कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली आज तक, जी। एक दिन की भी। रोज़ काम करते हैं और मुश्किल से 4-5 घंटे सोते हैं। बहुत मेहनती आदमी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो आपका राजनीति में जाने का इच्छा क्यों नहीं हुआ? राजनीति में जाने का मतलब है कि अपना पूरा जीवन उसमें देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो पार्ट टाइम जॉब है, वो पूरी तरह समर्पण वाला जॉब है। नहीं, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने राजनीतिक यात्रा नहीं की, जिन्होंने की वो वापस आ गए क्योंकि उनसे हुई नहीं। ये आपका कभी इच्छा नहीं हुआ? मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, क्योंकि उसमें पूरा जीवन में नहीं दे सकता। मैं संगीत के क्षेत्र को कैसे छोड़ के जाऊं? मैं इतना इसमें बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आज कल आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, ऊपर 20 लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं मेरा। अगर कल बीजेपी का टिकट आपको दिया जाता है तो? इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर वो सम्मानपूर्वक हमको राज्यसभा की सीट देते हैं जो राष्ट्रपति जी। की ओर से दी जाती है एक इज्जत की तरह, वो ज़रूर लेंगे, क्योंकि उनके पद्मश्री भी तो हमने लिया है, वो भी तो बिल्कुल। सम्मान ही है। तो वो एक सम्मान के रूप में हम ज़रूर लेंगे। थोड़ा हमें आपका फ्लैशबैक के बारे में बता दीजिए। हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये सब चीज़ें आज अगर मेरे जनरेशन को मैं देखूं तो हमें पढ़ने को या फिर ये सारे वीडियोस से ही पता चलता है। रफ़ी साहब, उसके बाद आर.डी. बर्मन साहब, इन लता सब दी। के मैं बहुत नज़दीक रहा। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले ही आशा भोसले जी के घर गया था, उन्होंने बड़े अच्छे कबाब बना के खिलाए थे हमको, खुद ही बनाए थे। इत्तेफाक देखिए आज उनका जन्मदिन है, हमने उनको बधाई भी दे दी है जन्मदिन, उनको पहुंच गई है। और कल हम उनकी बहन उषा मंगेशकर जी से मिले थे, जी। तो पूरे परिवार से हमारी मुलाकात होती रहती है। लता जी से भी खूब मिलते थे, रफ़ी साहब से मिलते थे, उनके साथ तो हमने रिकॉर्डिंग्स भी की है। किशोर कुमार जी से मिलते थे, मुकेश जी से मिलते थे। और आपको किशोर कुमार के साथ बहुत तुलना किया जाता था। मुझे बहुत पसंद है किशोर कुमार, उनका जो गाना है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं किशोर कुमार जी के गाने भी गाता हूँ, आपको सुनाऊँ? जी प्लीज़। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। मुझे बहुत पसंद है किशोर कुमार। और आपका रिलेशन बहुत मशहूर रहा जगजीत साहब के साथ। जगजीत साहब के साथ बहुत प्यारा रिश्ता। वो मुझे कहते थे भजन जलोटा, मैं जी। उनको कहता था गजल सिंह। बहुत प्यारा रिश्ता था। उनका भी एक गाना अगर हमें सुनने हाँ। का सौभाग्य मिलता है तो? तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। क्या बात है। जितने भी कंपटीशंस होते हैं ना टेलीविज़न में, अगर आप देखोगे तो आज भी सारे जो नए कलाकार बनने के होड़ में आते हैं वो सब यही गाने गाते हैं। हाँ, जो गाने पुराने हैं बिल्कुल। उनमें बहुत फीलिंग है,
तो जो आते हैं वो यही गाते हैं। वो हमारे भजन भी गाते हैं, ऐसी लागी लगन गाते हैं। क्योंकि भजन गाना, गज़ल गाना ये इसलिए अच्छा है कि इसमें पोइट्री बहुत रिच होती है। जी। आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है। क्या बात है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, और लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। वाह। इस ये तरह सब की पोइट्री। ये सब उसी ज़माने में होता था। हाँ। आज के दिन में, आज के हिसाब में अगर आप देखोगे तो कोई है आपका फेवरेट सिंगर, इफ़ यू हैव टू टेक हाँ, वन नेम? आज अरिजीत बहुत अच्छा गाते हैं, सोनू निगम बहुत अच्छा गाते हैं, श्रेया घोषाल। श्रेया हैं, उदित नारायण हैं, पवन बहुत अच्छा गाते हैं, नए सिंगर, जावेद अली बहुत अच्छा गाते हैं। जी। और ये सब बहुत देर तक टिकेंगे, बहुत अच्छे। क्या लगता है आपको आज के डेट के जितने भी ये नए जनरेशन, जो मैं खुद को भी मानती हूँ, आर दे डिफिकल्ट पीपल कंपेयर टू पुराने 60s 70s के दौरान के लोगों को? डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है, उनको क्लियरिटी ज़रूर चाहिए। क्लियरिटी नहीं मैं है। बताऊं, पहले क्या होता था कि रफ़ी साहब को लोग एक फ़ोन कर देते थे, रफ़ी साहब आइए, हमारा बजट इतना नहीं है लेकिन आप रिकॉर्डिंग करने आइए। रफ़ी साहब चले जाते थे, जी। रिकॉर्डिंग कर देते थे, उसको कहते थे पैसे अपने पास रखो, मुझे पता है तुम्हारे पर नहीं है, मैं गा के जाता हूँ। उन दिनों ये सब था। आज सिंगर खुद नहीं मिलते, सिंगर की एक टीम है, उनके सेक्रेटरी हैं, उन सब से मिलिए, फिर आप तय। ऐसे एक्टर्स का हो गया, एक्टर तो मिलते ही नहीं है, एक्टर की टीम मिलती है। तो जब तक आपने उनके पेमेंट्स नहीं कर दिए, सब नहीं कर दिया, वो घर से नहीं निकलते पहुंचने के लिए स्टूडियो। आज ऐसा हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। और पर्सनालिटी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आर वी रियली कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ पीपल? कंपटीशन तो पहले भी था, आज भी है। जी। कंपटीशन के कारण ही लोग फिर रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हमने ठीक नहीं गाया तो दूसरा सिंगर आके हमारी जगह ले लेगा। बिल्कुल। इसलिए वो मेहनत करते हैं। कंपटीशन तो चाहिए, ज़रूर चाहिए और हमेशा चाहिए। अब इसी बात में मुझे थोड़ा ये भी ध्यान में आ रहा है कि नेपोटिज्म का वर्ड जो है हमारे टाइम पे बहुत यूज़ हो रहा है। क्या है नेपोटिज्म के ही कारण अगर किसी को संगीत पे अपना नाम रखना हो, या फिर एक्टिंग में, या कोई भी फील्ड में हो, अगर उनके पेरेंट्स उस फील्ड में हैं तो उससे जस्टिस होता है? नेपोटिज्म जो है वो तभी सक्सेसफुल होता है यदि उसके बच्चों में आर्ट हो। अब जैसे पृथ्वीराज कपूर जी, जी। उनके बेटे राज कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर में बात थी जी। तो इतना किया उन्होंने काम। उनके लिए पृथ्वीराज कपूर जी थोड़ी फिल्म बनाते थे, इनको तो दूसरे प्रोड्यूसर्स आके साइन करते थे कि भाई हमारी फिल्म में आप लोग काम करिए। अगर वो नहीं हिट होते तो दूसरे क्यों आते साइन करने। उसके बाद करिश्मा आई, करीना आई, इनको क्यों प्रोड्यूसर साइन कर रहे थे? क्योंकि उनके कारण फिल्म चल रही थी, उन्हें हिट हो गई थे दोनों। उनके लिए कभी ऋषि कपूर जी ने थोड़ी फिल्म बनाई, उनके लिए कभी डब्बू जी ने थोड़ी फिल्म बनाई, तो दूसरे आके साइन करते थे। अब उनके भी बच्चे आ गए, उनको भी दूसरे साइन कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्री के बाहर के कोई बच्चे को भी साइन किया जाता? शाहरुख खान कहाँ से आए? कोई फिल्म से कोई संबंध नहीं। अक्षय कुमार कहाँ लेकिन से वो भी आए? बहुत रिच फैमिली से आते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल साधारण फैमिली। अगर आप संगीत में नहीं आते तो? अगर मैं नहीं आता तो मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, मैं अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेटर। बनता, लेकिन मैं संगीत में, मुझे बहुत रुचि थी, बहुत मन था, तो मैं संगीत में आ गया। और बाकी बहुत सारी चीज़ों में आपको रुचि है, आपने फिल्म भी बहुत बनाया है। मैं आप फिल्म बनाता हूँ, वेब सीरीज़ बनाता हूँ। मैं असल में मैं बहुत वर्सेटाइल किस्म का आदमी हूँ। एग्जैक्टली। मैं बिग बॉस में भी जाता हूँ। अब बिग बॉस की बात आपने छेड़ दी तो मैं थोड़ा हाँ इसके हाँ, अंदर में बिल्कुल। प्रवेश करूं?
करिए। क्या था वो बिग बॉस में आपको जाना? ये आपका इच्छा था? आपको बुलाया गया? व्हाट मुझे वाज द नहीं बुलाया कंडीशन? गया, मुझे नहीं बुलाया गया, जसलीन को बुलाया गया। तो आप मना भी कर सकते थे। पहले मना किया था मैंने, 2-3 बार मना किया जसलीन को कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके पिताजी को मैं पहले से जानता था, वो भी आए, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं। और मैंने वो 1.5 महीना बहुत एंजॉय किया। मेरे लिए वो पेड हॉलीडे था। 1.5 महीना मज़े। मेरा अगला सवाल ये होने वाला था कि क्या आप रिग्रेट कर रहे हैं बिग बॉस में जाने का? ना, बिल्कुल भी नहीं। अरे हमको फिर बुलाएंगे, हम फिर चले जाएंगे। क्या बात। कितना मज़ा आया था वहाँ मुझे। थोड़ा मुझे बिग बॉस के बारे में बताइए ना, ये क्या स्क्रिप्टेड होता है? आई डोंट नो हाउ नहीं मच यू नहीं, आर अलाउड वहाँ टू पर स्पीक ये अबाउट इट। लड़ाई झगड़े क्रिएट होते हैं। तो ऐसे अचानक कोई हम बताते हैं, दाल में झगड़ा कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। पापड़ में झगड़ा कर रहे हैं। 16 लोग, 16 लोगों को 4-5 महीने साथ में रहना है। 16 लोग और कोई चेहरा नहीं देखेंगे इतने समय, वही 16 चेहरे एक दूसरे को देख रहे हैं। लड़ाइयाँ तो पक्की होनी है। और मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है बिग बॉस लोगों को झगड़ा करना सिखा रहा है। हाँ, सिखा रहा है बिल्कुल। तो उसके अच्छी अंदर बात जो तो है लड़ाई है, नहीं है बिल्कुल। ये। मैंने कब कहा कि वो बहुत अच्छा शो है? वो अच्छा शो नहीं है, क्योंकि उस शो के कारण बाहर लोग जो है, जो वहाँ गालियाँ वालियाँ दी जाती हैं, लड़ाई करते हैं, बेकार की बातों पर लड़ाई करते हैं, वो और सीखते हैं। उन्हीं को जिताया जाता है जो सबसे ज्यादा झगड़ा करते हैं। हाँ ये बिल्कुल, क्या वहाँ लॉजिक यही बना? है। एक्चुअली उनको तो नहीं, लेकिन ऐसे को जिताया जाता है जिसका प्रेजेंस बहुत अच्छा है। हाँ, तो प्रेजेंस तभी होगा ना जब आप फालतू में किसी भी चीज़ों में लड़ाई करोगे। नहीं, कुछ ऐसे लोग भी जीते हैं उसमें, मैंने सुना। जैसे विंदु। दारा सिंह। विंदु तो लड़ता नहीं, उसका स्वभाव बड़ा अच्छा है, प्यारा है, वो जीता था। तो जैसे मैं वहाँ रहा 1.5 महीना, तो मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई, प्यारा संबंध बना हुआ था सबसे। आप आज भी जसलीन से कनेक्ट में हैं? नहीं, मेरी जसलीन से बातचीत नहीं होती, लेकिन कभी दिवाली में ऐसे हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे आ जाता है उसका व्हाट्सअप, तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। इतना ही पहले भी संबंध था, इससे ज़्यादा कभी था नहीं। 1-2 बार गाना ज़रूर सीखने आई, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं था। बिग बॉस से आपको नुकसान क्या हुआ, नाफा क्या हुआ? थोड़ा मैं इसको। हाँ, बताता हूँ। नुकसान मुझे ये हुआ कि जो लोग मेरे भजन सुनते हैं, उनको कहीं तो झटका लगा ये क्या कि कैरेक्टर ये क्या कर दिया बन के आ इन्होंने। गए? हाँ। उसके बाद वो चीज़ मिटने में 3-4 महीने लगे, क्योंकि बाद में उनको लगा नहीं, ये तो सब ऐसे ही था, कुछ था नहीं। क्योंकि किसी ने मुझे जसलीन के साथ देखा ही नहीं, ना कोई फिल्म देखते हुए देखा, ना किसी पार्टी में देखा, ना कहीं घूमते देखा। तो लोगों को लगा, अरे ये तो बिग बॉस तक ही था इनका साथ, और तो था ही नहीं। अच्छा, अब फ़ायदा क्या हुआ? यंग जनरेशन जो भजन नहीं सुनती थी, वो भजन सुनने लगी। बिग बॉस के उन गाने। सब ने गूगल किया ये अनूप जलोटा कौन है, तो पता लगा इनका ऐसी लागी लगन बहुत पॉपुलर है। तो ऐसी लागी लगन भी बच्चे गाने लगे, नहीं, यंग मुझे जनरेशन जहाँ तक भी मुझे लगता जान है गई। ऐसी लागी लगन तो बिग बॉस से पहले से ही सबके फेवरेट यंग रहा जनरेशन, है। यंग जनरेशन में जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं ना, जो लोग बिग बॉस देखते हैं, वो तो नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने जब गूगल पे मुझे सर्च किया, तो वे ये गाना भी वो गाने लगे। तो इससे जसलीन को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ जब ये जसलीन को उनका भी आइडिया था? तो जसलीन को भी फ़ायदा हुआ। जैसे? जसलीन जो अपने पहले प्रोग्राम्स करती थी, उसकी जो फीस थी वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन आज वो कहाँ है? हमने तो उनको उतना। आज भी करती है, प्रोग्राम वगैरह करती है, अभी उसका नाम है। एक बार ये गाना सुने, ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। बहुत खूब। ये जो लगन की बात हो रही है ना, ये लग्न है क्या? ये लग्न जो होता है वो तो अलग चीज़ है। आप समझ गए मैं कहाँ ये जा रही हूँ? हाँ, ये है लगन।
प्रेम मोहब्बत। अब लगन की बात करें, करिए ना। जब मैं आपके बारे में अध्ययन कर रही थी, मैंने देखा आपका लगन 3 बार हुआ, हाँ हाँ। और दूसरा जो आपका लगन हुआ था, मुझे बोलने में थोड़ा संकोच नहीं भी नहीं हो नहीं, रहा है, बोलिए ना। वो ज़्यादा चला नहीं। मेरा जो पहला लगन हुआ था, पहली शादी हुई थी, वो बहुत अच्छी, वो सिंगर है, उनका नाम है सोनाली। जी। 8 साल हमारे साथ रही। 8 साल के बाद कुछ ऐसी बातें हो गई कि हम दोनों ने डिवोर्स लिया। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा पॉज हाँ हाँ। करना चाहती हूँ। आपकी पर्सनालिटी को देख के ना, मुझे ऐसा लगता है किसी को आपसे कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। इतना शांत तो स्वभाव। ज़रूर हुआ होगा, तभी तो अलग हो गए। हुआ होगा ना कुछ, जो मैं भी नहीं उसको रख पाया, मैं उसको नहीं स्वीकार कर पाया उस चीज़ को, और हमारा डिवोर्स हो गया। उसके बाद सेकंड में मेरी वेडिंग, ये मेरे कौन सा साल था ये फर्स्ट डिवोर्स? ये 87 था। उसके बाद में मेरे पिताजी की एक शिष्या थी, मेरे पिताजी ने कहा तुम इससे शादी कर लो। मैंने कहा ठीक है, हमने करी। वो 1 साल में हम इतना परेशान हो गए, कुछ नहीं बनी तो। मैं ये और क्लियरली जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बताती हूँ मेरा इन चीज़ों में क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट है। 80s की बात हो रही है। हाँ 80s में नॉर्मली डिवोर्स नहीं होता था, एक ही साल में इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया जाता था। ये आज आके सबसे बड़ा मैं तो प्रॉब्लम के हिसाब से ही देखती हूँ। बट आपका मतलब लाइफस्टाइल अगर देखा जाए तो बहुत फॉरवर्ड लाइफ जिया है हाँ, आपने, वो आज भी है। क्योंकि बहुत forward। एडजस्टमेंट बहुत होता था उस बार, उस टाइम पे। मेरा बहुत फॉरवर्ड है, क्योंकि मैं अगर ये देखता हूँ कि पति पत्नी अगर खुश नहीं हैं तो उनको अलग हो जाना चाहिए। एक दूसरे की ज़िंदगी को क्यों परेशान करना। हो सकता है आगे चल के उनकी जिंदगी, और सोनाली से हमारा डिवोर्स हुआ, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, उसके बाद बड़ी खुश है। तो उनके साथ बननी थी जिनके साथ उन्होंने शादी की, मुझसे नहीं बननी थी तो नहीं हुई। मैं कोई क्रिटिसाइज थोड़ी कर रहा हूँ किसी को। लेकिन एडजस्टमेंट भी तो बहुत होता है शादियों में। कोशिश करी गई, काफ़ी 8 साल कोशिश की गई, नहीं हुआ। उसके बाद मेरी शादी मेधा से हुई, बहुत अच्छी पत्नी वो मेरी, जी बहुत अच्छा जीवन रहा। लेकिन उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, जी। उसकी उसी हार्ट के कारण डेथ हो गई। 10 साल हो गए, और मैं आज भी उसके प्यार में हूँ, इसलिए मैंने शादी नहीं की। मैं पूछने वाली थी आपका फिर से दूसरा नहीं। लगन का नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई स्टिल लव। युग। उसका आज तक मेरे घर में सामान पड़ा हुआ है, उसके कुछ कपड़े रखे, मैंने कुछ हटाया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है वो आज भी मेरे साथ है। क्या लगता है आपको आज के डेट में जो डिवोर्स को इतना कैजुअली लिया जाता है, ये सही है? देखिए, ऐसा हो गया आजकल ज़माने में कि जो पढ़ाई लिखाई करके और इंडिपेंडेंट सब लोग हो गए, आज पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, दोनों अपने अपने ऑफिसेज में सारा दिन बिजी हैं, रात को थक थका के घर आते हैं, थोड़ी देर मिलते हैं, सुबह फिर अपने ऑफिस में चले जाते हैं। ये वजह है कि दोनों एक दूसरे के पूरी तरह हो नहीं पा रहे हैं, और यही कारण है कि डिवोर्स रेट बढ़ गए। तो क्या किया जाए? महिलाएं काम पे ना जाके घर संभालें? काम पे जाएं, सब करें, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम फैमिली को दें। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर कोई भी महिला काम पे जाती है, एक ड्यूरेशन होता है काम का, तो उसके बाद फैमिली पे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम महिलाओं को ही क्यों देना है? नहीं, महिला की बात नहीं की मैंने, दोनों को। दोनों की बात कर रहा हूँ कि दोनों को समय साथ में देना है। देखिए, 5 दिन काम कर लिया, सैटरडे संडे पूरी तरह इतना गुजारो कि फिर वो 5 दिन लगे ही ना कि आने वाले हैं, 2 दिन इतने खूबसूरत गुजारो। हम यही करते रहे हैं हमेशा। मैं तो ट्रैवलिंग बहुत करता रहा हूँ, आज भी करता हूँ, लेकिन हम इतना समय साथ में गुजारते थे कि मेरा और मेधा का बहुत सुंदर जीवन रहा। जब वो हॉस्पिटल रहती थी तो मैं हॉस्पिटल में ही रहता था उसके साथ,
मैं तो कई बार उस हॉस्पिटल के उस बेड पे सो जाता था उसके साथ। तो हमने हमेशा अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाया। वो तो उसकी सेहत ठीक नहीं रही तो वो चली गई, नहीं तो आज भी हमारे साथ होती। फिर से 80s और 70s की बात करते हैं। उस दौरान क्या था, महिलाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये घर घर पे कोने कोने पे ये संदेश दिया जाता था। अब कट टू 2000 के अभी 25। 25 के टाइम पे अगर देखा जाए तो सारी महिलाएं पढ़ने मतलब कामयाब हो हाँ गई। हाँ हाँ, पढ़ रही। सब महिलाएं इंडिपेंडेंट हो गई। अब आके हर शादियों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हर शादी ऐसा में नहीं हो रहा। मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल इफ यू विल सी, आज के डेट में शादियां उतना नहीं चल रही। और देखिए उसका ऐसा, गैप भी लोगों ने ये बोल दिया कि महिलाएं ज़्यादा साक्षर हो गई। देखिए मेजॉरिटी की आप बात कर रही हैं, इसका मतलब 90% शादी में। मेजॉरिटी तो 90% ही कहेंगे ना, लेकिन ऐसा पर नहीं इतना है। ज़्यादा तो बढ़ गया ना डिवोर्स जो का। बढ़ रहा है वो 25 to 30% हो रहा है, जी। और इसी को ठीक करना है, इसी को कम कराना है, और उनको ये समझाना है कि जो समय मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग साथ में रहो। गैप एग्जैक्टली कहाँ दिख रहा है? गैप वही है कि वो समय नहीं गुजार रहे साथ में, आपस में विचार करें, बैठें, बात करें, बच्चों के साथ भी समय नहीं गुजार रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है। मैंने, मेरी वाइफ ने खूब समय अपने बेटे के साथ गुजारा। हम दोनों साथ में जाते थे स्कूल, उसके पेरेंट्स मीटिंग में। मैं उसको व्हीलचेयर पे लेके जाता था अपनी वाइफ को, मैं अपना प्रोग्राम छोड़ देता था कि नहीं आज साथ में जाना है। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा समय हम साथ जाते थे। हम लोग दोनों घूमने जाते थे साथ में, उसकी हेल्थ में भी। और जाके कभी कभी हम हिमाचल में जाके रहते थे पहाड़ों पे, पहले पता लगा लेते थे वहाँ कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे डायलिसिस होती है, क्योंकि 4 वीक में 4 दिन डायलिसिस होती थी। तो वो सब पता लगा के घूमने निकल जाते थे। समय साथ गुजारना है। डायलिसिस में मैं बैठा रहता था साथ में। तो ये सब करने से अब ये डिवोर्स और ये सब तो कभी मन में आएगा ही नहीं। आपका स्वभाव देख के, इफ आई विल टॉक अबाउट योर पर्सनालिटी, एकदम खुला किताब की तरह है। हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ भी पूछो। मैंने जैसे आपको आते ही पूछा कि मुझे थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है कि मैं सब सवाल पूछ सकती हूँ, मैं तो आपने कहता बोला और पूछो। महफिलें के बारे में भी थोड़ा बताएं। मैं देखती रहती हूँ आपके इंस्टा में बहुत महफिलें बहुत होती हैं। महफिलें होती हैं, और वो महफिल आज भी होने वाली है। आज शाम को हाँ, क्या आज हम आप भी रुक शरीक जाओ, हो सकते वो हैं? देखो शरीक हो जाओ। हमारे यहाँ तो ये रोज़ का है। जिस दिन मैं बम्बई में होता हूँ, जिस दिन मैं घर में होता हूँ, उस दिन महफिल होती है, और खूब महफिल होती एक ईरानियन बुक मिला मुझे, है। हाँ मिस्टर बॉलीवुड। हाँ करेक्ट। वहाँ पे अ, लेखिका ने बहुत सारे चीज़ें लिखा है, बहुत सारे नाम भी ड्रॉप किया कई है लोगों उसमें। पे। हाँ। एक आपका भी नाम था, ऐसे क्यों हुआ? ऐसा हुआ था कि वो सच में आई थी यहाँ अपना अच्छी तरह करियर बनाने। कई प्रोड्यूसर्स से मिली, कई डायरेक्टर्स से मिली। मैं तो म्यूजिशियन हूँ, मुझे भी मिली। थोड़ा कीबोर्ड भी वो बजाती थी, थोड़ा उसको गाने का था। तो मैंने उसको कहा ठीक है तुम कीबोर्ड भी मेरे साथ बजाओ। तो उसको मैंने कई जगह कीबोर्ड के लिए लेके गया, उसने बजाया भी। लेकिन इतना ज़्यादा परफेक्ट वो उसमें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इतनी आसानी से ये इंस्ट्रूमेंट नहीं सीखा जा सकता है, उसमें समय लगता है। बाद में फिर उसने कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें मेरे लिए लिखी, तो मैंने कहा ठीक है, जो उसकी इच्छा है वो लिखे, मुझे क्या मतलब उससे। मैंने तो जितना सपोर्ट करना था मैंने कर दिया। उससे आपको आपका इमेज में कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने रिएक्ट ही नहीं किया। मैंने तो जो सपोर्ट करना था वो कर दिया। लेकिन उसने पर्टिकुलरली इन लोगों का ही नाम उसने क्यों? क्योंकि name उसके drop कांटेक्ट ही इन लोगों से हुए। थोड़े टाइम तो रही यहाँ, तो जिसको जिसको मिल, उसने शाहरुख खान के लिए भी लिख दिया, पढ़ा था ना उसमें। जी। तो उसको जो जो मिल गए उसने सबके लिए कुछ ना कुछ। तो ठीक है, उसको अपना मन था, शायद उससे कोई फ़ायदा हुआ हो।
मुझे तो कोई लेकिन फर्क आपको कोई नुकसान नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो मैं खुल के बात कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको, ये जो नया टैलेंट कुछ बनने के लिए आते हैं और इस प्रकार का जो ब्लेम लगा देते हैं, मुझे लगता है वो भी एक तरीका होता है लाइमलाइट में आने का, कि शायद चार लोग हमारे बारे में बातें करें, उससे कुछ काम मिल जाए। ऐसे काम मिलता नहीं, काम तो टैलेंट से ही मिलता है। तो जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें ज़रूर मिलता है। टैलेंट का कदर ज़्यादा है कि कनेक्शन का? कनेक्शन डेफिनेटली हेल्प करते हैं, लेकिन केवल कनेक्शन से भी नहीं होता है, टैलेंट चाहिए। अगर टैलेंट है तो ज़रूर इंसान अपनी जगह बना लेता है। मैंने हाल ही में एक आपका इंटरव्यू देखा था जहाँ पे आप खुल के बता रहे थे कि आपका फेवरेट ड्रिंक, हाँ, वो भी बहुत सारे लोगों को आश्चर्य लगा होगा कि आप ड्रिंक की बात कर रहे हैं, आप ड्रिंक करते हैं, क्योंकि उनके नज़र में आपका इमेज कुछ और है। लेकिन मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ। बहुत मैं एक आर्टिस्ट हूँ। रंगीन जिंदगी जिया आपने। रंगीन नहीं, सच्ची जिंदगी। थोड़ा बताइए ना, आप पीने के मामले में। जीवन जो है वो सच्चा है, जो है वो बता देता हूँ। अगर मुझे रेड वाइन पसंद है तो है। अगर मुझे रात को डिनर से पहले कभी कभी सिंगल मॉल्ट स्कॉच लेने का शौक है तो है। इसमें मैं किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा हूँ, ना किसी से छीन के पी रहा हूँ। ये कब से शुरू किया आपने? पहले से ही आपको ये सब चीज़ों में 50 लगाव साल था? से। कैसे शुरू हुआ? क्योंकि अचानक। देखिए, हम म्यूजिशियन हैं, कॉन्सर्ट करने जाते हैं, पूरे ग्रुप में होते हैं, खाना पीना बढ़िया चलता है। तो मुझे याद है, जब 20 साल का मैं था तो थोड़ा बियर पीता था। उन दिनों हार्ड ड्रिंक नहीं पीते थे, यंग। तो बियर पीते थे, फिर धीरे धीरे वाइन हुई, फिर धीरे धीरे स्कॉच हुई, सिंगल मॉल्ट हुई। लेकिन ये रोज़ नहीं पीते हैं जी। जब कभी अच्छी कंपनी हो तो एक दो ड्रिंक ले ली, उसमें कोई बुराई नहीं। ना वो हेल्थ के लिए बुरी है और ना किसी चीज़ के लिए बुरी है। म्यूज़िक इंडस्ट्री से किसके साथ आप ज़्यादा, ये ऐसे महफिलें बनता है जहाँ पे आप लोग हमारी खुल के। महफिलें हरिहरन जी हैं, जी। सोनू निगम हैं, तलत अजीज़, पंकज उदास चले गए, उनके साथ जगजीत सिंह साहब से तमाम ये जो अपने चंदन दास इतना अच्छा गाते हैं वो हैं, अशोक खोसला हैं, ये जितने अच्छे अच्छे हैं सबके साथ, सुरेश वाडकर जी, खूब मज़े करते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं कि रोज नहीं। पीने के लिए बैठे हों। Correct. अरे गाना गाने बैठे हैं, एक आध बीच में ड्रिंक हो गई तो क्या बुराई है। तो बहुत सारे सिंगर इन चीज़ों को इतना बड़ा क्यों बनाते हैं? उनको बोलना ही नहीं, दिखाना ही नहीं, वो अलग क्यों बनते हैं? मुझे नहीं कैमरा के लगता साथ? छुपाने की ज़रूरत है। ऐसा मत समझिए कि आप अगर ड्रिंक करते हैं तो कोई आपका गाना नहीं सुनेगा या लोग आपको बुरा आदमी समझने लगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर ड्रिंक करके बुरी हरकत करेंगे तो आप बुरे हैं, फिर लोग बुरा समझेंगे। तो इसको गलत मत समझिए। जीवन का ये एक हिस्सा है, ये भी भोगिए, इसको भी भोग लीजिए। ये तो सही बात भी है। अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, आप कितना savvy हैं, टेक्नो savvy? मोबाइल, फेसबुक, मैं इंस्टा, रील्स। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं देखती हूँ आप बहुत एक्टिव हैं हाँ, इंस्टा में। लेकिन मैं ये नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अपनी एजेंसी को, जो हमारी एक टीम काम करती है, उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि देखिए कल मैं गया था इस प्रोग्राम में, उसकी ये पिक्चर्स हैं। फिर वो उसको लिखते हैं। जैसे मैंने आशा जी के साथ की 2-3 तस्वीरें उनको भेज दी, तो आज उन्होंने डाल दिया कि हैप्पी बर्थडे आशा जी। तो आपका कोई और मैनेज करते हैं? हाँ, खुद हो नहीं सकता, Correct. क्योंकि खुद हम इतने अपने म्यूज़िक के काम में लगे रहे। तब देखिए इंटरव्यू कर रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे आपके साथ बैठे हुए हैं, तो वो सब थोड़ी करेंगे हम। अब जैसे आज के 1-2 पिक्चर्स हम लेके उनको भेज देंगे तो वो कल आ जाएगा सब जी। कि वे प्रशंसा ने हमारा इंटरव्यू किया, एक पॉडकास्ट तैयार किया, कल आ जाएगा। बिल्कुल।
ये सारे जो रील्स का ज़माना है अभी, कोई भी किसी भी कोने में बैठकर कुछ भी गाना गा के पोस्ट कर सकता है, और अगर आपको पसंद आया तो आप कनेक्ट कर सकते हो और उनको मौका दे सकते हो। ये इससे क्या कुछ हद तक नए टैलेंट को राहत मिली अपने नए टैलेंट को बहुत अपॉर्चुनिटीज आजकल मिल रही हैं, बहुत। इतनी सारे रियलिटी शोज हैं, जी। उनसे कितने अच्छे अच्छे सिंगर बाहर आए हैं। लेकिन वो रियलिटी शो तक ही सीमित रहते हैं, उससे आगे नहीं, वो बहुत बिजी हो जाते हैं, उनको बहुत से कॉन्सर्ट्स मिलते हैं गाने के। अगर फिल्म में नहीं मिलता है तो प्रोग्राम बहुत मिलते हैं, क्योंकि लोगों ने उन्हें देख लिया टीवी पे, तो वो चाहते हैं कि वो लोग आएँ गाएं। ऐसे बहुत से सिंगर हैं जो फिल्मों में नहीं गाते हैं, लेकिन दे आर ओवर बिजी इन देयर कॉन्सर्ट्स। आपका मैंने बहुत टाइम ले लिया और ऊपर भी बहुत, लेकिन मज़ा आ गया बात करके। मैं लास्ट सवाल आपको पूछना हाँ। चाहती हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, जैसे आपने बोला बहुत कंफ्यूज हैं, क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? जो यंग सिंगर्स हैं, सिंगर्स बनना चाहते हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप क्लासिकल म्यूज़िक थोड़ा सीखिए। क्लासिकल सीखने के बाद आपके गाने में एक जादू आ जाएगा, एक शहद घुल जाएगा, एक खुशबू आ जाएगी, और वो काम करेगी आपको इस फील्ड में स्टैब्लिश करने के लिए। सीखने की जब बात आई, अगर कोई, जैसे मैंने पहले भी बोला, बॉम्बे से बाहर है, कोई गांव से हैं, जिनके पास पैसा भी नहीं होगा, ऐसे इंस्टीट्यूट भी नहीं होगा जहाँ जाके वो सीख सके, उनके लिए क्या रास्ता हो सकता है? मैं सिखाता हूँ और किसी से पैसे नहीं लेता, मैं फ्री सिखाता हूँ। तो वो आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते मुझे हैं। फ़ोन करें, आप क्या मेरा बात फ़ोन है। नंबर दे दीजिएगा, मैं उनको ऑनलाइन सिखा दूंगा और कुछ चार्ज नहीं करूँगा। आज का मेरा शो, आज का मेरा दिन बहुत धन्य हो गया। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, पता आपका इंटरव्यू, इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई। आप बना लेंगे बहुत, इसकी अच्छी अच्छी एक रील बन अंतिम में जाएगी। गाना तो सुनना चाहिए हमें। मैं तो गाने सुनाता हूँ। आपका फेवरेट भजन? सुनो। जग में सुंदर हैं दो नाम, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम।